महत्वपूर्ण अपना चैप्टर होगा इतिहास विषय का। क्लास 12th होगी बंधुत्व, जाति और वर्ग, ये अपना टॉपिक रहेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरंभिक समाज, अर्ली सोसाइटीज। लगभग 600 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो समय है उसका इसमें हम उल्लेख करने वाले हैं, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। महाभारत, आपने सुना होगा कि महाभारत एक काव्य ग्रंथ है हिंदुओं का, जो समिति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत की धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ भी माना जाता है। इसके अलावा इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में कौन सा वेद माना गया है? 5वां वेद। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच, किनके बीच? दो परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण करती है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे जो फैक्ट हैं, ये आपसे छोटे जो आपके प्रश्न आएंगे अति लघुत्रात्मक, उनमें पूछे जाएंगे। इस कथन के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मापदंड तय करते हैं। और इससे क्या तय करते हैं? उनको व्यवहार कैसा करना है, उनको आचरण कैसा करना है, सामाजिक समूह का, समाज में रहने वाले समूह का। इस ग्रंथ के मुख्य रचयिता वेद व्यास जी हैं, ये भी ध्यान रखें आप। महाभारत एक समालोचनात्मक संस्करण है। किस प्रकार का है? समालोचनात्मक। तो ये समालोचनात्मक क्यों माना गया है इस ग्रंथ को? तो देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत जो पांडुलिपियां हैं, भाषा कौन सी है? संस्कृत। बिल्कुल याद रखें आप, संस्कृत भाषा पांडुलिपियों में इकट्ठा किया गया है। इस परियोजना पे कार्य करने वाले विद्यालयों में सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले लोगों की तुलना करने का तरीका ढूंढ निकाला और इन सभी पांडुलिपियों का प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक खंडों में किया गया है। तो इस संस्करण को तैयार करने में लगभग कितने वर्ष लग गए? 47 वर्ष लग गए। और इसीलिए महाभारत को एक समालोचनात्मक संस्करण माना गया है। मातृवंशिका क्या होता है? मातृवंशिका क्या होता है? मातृवंशिका से अभिप्राय है कि उस परंपरा से जो माँ से जुड़ी हो, यानी उस परिवार की जो वंश है वो माँ से चलता हो, उसे कहते हैं मातृवंशिका। पितृवंशिका क्या है? हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, तो आप जानते हैं पितृवंश क्या होता है? तो पितृवंशिका होता है पिता से चलने वाली परंपरा। जैसे पहले पिता, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पौत्र, फिर परपुत्र, ये जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर चलता है, उसे कहते हैं पितृवंशिका, यानी पिता से चलने वाला वंश। विवाह के प्रकार, कितने प्रकार के विवाह बताए गए हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि इसमें कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख हुआ है। एक बताया गया है अंतर विवाह। इस विवाह में व्यवहारिक संबंध हैं वो समूह के मध्य एक ही गोत्र में, एक ही कुल में या एक ही जाति के अंदर, फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों के बीच हो, एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों के बीच हो, तो उसे कहते हैं अंतर विवाह। बहिर्विवाह किसको कहते हैं? जो गोत्र से बाहर विवाह करने की जो पद्धति होती है उसे कहते हैं बहिर्विवाह। बहुपत्नी प्रथा कौन सी होगी? जिसमें पुरुष एक से अधिक पत्नियां रखता हो। बहु मतलब पहले ये जो प्रथाएं थी, परंपराएं थी, जिसका उल्लेख हुआ है उस समय के समाज में, उसकी बात हो रही है। बहुपत्नी प्रथा थी। बहुपति प्रथा, जिसमें एक स्त्री के अलावा पति एक से अधिक पत्नियां रखे, तो उस पद्धति को कहा गया। विवाह के बाद स्त्रियों को पिता के स्थान पे पति के गोत्र को माना जाता था। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। धर्मसूत्र और धर्म शास्त्रों में वर्णित वर्ग होते थे। ब्राह्मणों का कार्य क्या होता था? तो ब्राह्मणों का कार्य होता था वेदों की शिक्षा देना, लोगों को वेदों की शिक्षा देना और यज्ञ करवाना। क्या करवाना? यज्ञ करवाना, दान लेना। ये 3 काम ब्राह्मणों के होते थे। कौन कौन से? वैदिक शिक्षा देना, यज्ञ करवाना और दान लेना। क्षत्रिय कौन होते थे? तो क्षत्रियों का काम होता था युद्ध करना।
लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ाना, वेद पढ़ना, पढ़ाना नहीं, पढ़ाना तो हो गया ब्राह्मणों का, पढ़ना क्षत्रियों का, न्याय करना भी, सुरक्षा देना भी, और दान दक्षिणा देना भी क्षत्रियों का ही काम था। वैश्य का काम दोनों जो ऊपर के वर्ग हैं उनकी सेवा करना, यानी जैसे उत्पादन संबंधी कार्य करना, जैसे कृषि, पशुपालन और व्यापार संबंधी कार्य। शूद्र कौन होते थे? तो शूद्रों का मात्र एक ही जीविका थी, यानी काम था तीनों वर्गों की सेवा करना। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के नियम पालन करवाने की एक नीति बना रखी थी। कौन सी नीति बना रखी थी? वो थी, ब्राह्मणों के द्वारा ये बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। दैवीय व्यवस्था मतलब देवताओं की बनाई हुई व्यवस्था, भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है। ब्राह्मणों ने ये समाज में बताने का प्रयास किया। उनके अलावा, यानी इसके अलावा उन्होंने शासकों को ये उपदेश दिया कि भाई इस व्यवस्था के जो नियम हैं अपने राज्य में लोगों से अनुसरण करवाएं। उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पे आधारित है। किस पे आधारित है? जन्म पे। जो जिस कुल में जन्म लेगा वो ब्राह्मण वर्ण में, वर्ग में जन्म लेगा तो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय मिलेगा तो क्षत्रिय होगा। ये साबित करने का प्रयास किया। क्षत्रिय कौन होते हैं? शक राजा रुद्रदामन और गोमती पुत्र सातकर्णी, ये क्षत्रिय शासक थे। शक राजा रुद्रदामन, जिसका नाम आपने सुना होगा इतिहास में, गोमती पुत्र सातकर्णी का भी नाम सुना होगा, जो माता के वंश से चलने वाले, माता के वंश से जिनका नाम पड़ा हुआ है गोमती पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी राजा थे, उनकी माता का नाम था गौतमी। ययावर पशुपालक, ययावर पशु होते थे, वो पशुपालक को आसानी से बेचे हुए कृषि कार्यों के साथ साथ उनके अनुरूप डाला जाता था। उनको यदा कदा उन लोगों को जो संस्कृत भाषा थे उन्हें मलेच्छ कहकर उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था। चांडाल कौन होते थे उस समय? तो चांडाल शवों का अंतिम संस्कार करने और मृतक पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। जो लोग व्यक्ति मर गया तो उसका अंतिम संस्कार करते थे, और जो पशु मर गए तो उनको बाहर, गांव से बाहर एक एरिया में ले जाकर उनको डालते थे, यानी उनको छूते थे, तो उनको चांडाल कहा जाता था। मनुस्मृति में वर्णित चांडाल के कर्तव्य बताए गए हैं कि चांडाल को क्या करना चाहिए। गांव से बाहर रहना चाहिए, यानी बाहर रहना पड़ता था उनको। फेंके हुए बर्तनों में वो खाना खाते थे, यानी उनका इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनते थे, और उनका आभूषण होता था वो लोहे की धातु के। लोग सोने चांदी के आभूषण पहनते, लेकिन चांडाल लोग क्या किसके आभूषण पहनते थे? लोहे के। रात्रि में वे गांव और नगर में चल फिर नहीं सकते थे, यानी घूम नहीं सकते थे। संबंधियों से विभिन्न मृतकों की उन्हें अंतिम संस्कार करनी पड़ती थी, और विधि के रूप में भी कार्य करना पड़ता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु, ये एक बौद्ध भिक्षु आए चीन से, फायान। उनका कहना था कि चांडालों को सड़क पे चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, ताकि लोगों को पता चल जाए, जिससे जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। अगर लोग वो करताल नहीं बजाते तो लोग उनको देख लेते, और देख लेते तो लोगों को ये माना जाता था कि लोगों को अब दोष लग गया है, उन्होंने चांडालों को देख लिया। एक और चीनी यात्री आए, हेनसांग। हेनसांग का नाम भी सुना होगा आपने। हेनसांग कहते हैं कि अधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पे किसका हक होता था? मनुस्मृति में क्या कहा गया है? पैतृक यानी पिता की जो जायदाद होगी, उत्तराधिकार की जो जायदाद होगी, उसके बारे में क्या कहा गया है कि जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बांट देना चाहिए, किंतु बड़ा पुत्र है वो विशेष भाग का अधिकारी होगा। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती, क्योंकि महिलाओं का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु विवाह के समय मिले जो उपहार होते थे महिला को, आज के समय उसको दहेज प्रथा बोलते हैं, तो उन उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व तो माना जाता था, और इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को यानी संतान संबंधी विरासत में हासिल कर सकते थे, उन पर पति का कोई अधिकार नहीं होता था। महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन है? भाट सारथी, उन्होंने सूत कहा जाता था। सूत के कार्य कौन से होते थे? तो सूत के कार्य होते थे क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, उनकी विजय पर उपलब्धियों के बारे में कविताएं वो लिखते थे। आरंभिक समाज की सामाजिक स्थिति कैसी थी? उनकी सामाजिक स्थिति इस बात पर निर्भर करती थी
कि आर्थिक संसाधन पे उनका कितना नियंत्रण है। समाज में उसी व्यक्ति की स्थिति मजबूत होती थी जिसके जो आर्थिक संसाधन है उन पे नियंत्रण जितना अधिक होता था उसकी उतनी ही आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति अच्छी मानी जाती थी। सोशल स्टेटस। आख्यान में महाभारत की कहानियों का संग्रह किया गया है। उपदेशात्मक, जबकि उपदेशात्मक में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण किया गया है। फिर महाभारत की सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण उपकथा कौन सी थी, जिसमें द्रौपदी का पांडवों से विवाह होता है और वो बहुपति विवाह का एक उदाहरण उस समय प्रस्तुत किया जाता है। महाभारत की कथा का ये अभिन्न अंग है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, तो महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही, महाभारत किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में, तो संस्कृत पाठ के साथ समाप्त नहीं हुआ बल्कि शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर अलग अलग भाषाओं में लिखे गए। ये उस संवाद को दर्शाते हैं जो अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियाँ जिसका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिसका खास लोगों के बीच प्रसार भी हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई और इस महाकाव्य के मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। इनके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रकला में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कला के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। भारत के पुरातत्ववेत्ता जिन्होंने पुरानी वस्तुओं के आधार पर रिसर्च किया और उसके आधार पर उन्होंने उस समय की व्याख्या की, उस समय के सबूत और स्रोत बताए। बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर गांव में उत्खनन किया। यहाँ के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले, जिसमें वे एक दूसरे और तीसरे स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण क्यों था। तो दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं, यानी बीबी लाल कहते हैं कि जिस समिति क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहाँ आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की जो ईंटें हैं वह अवश्य मिली। सरकंडों की छाप वाले मिट्टी के फल स्तर की भी खोज इस बात की ओर इशारा करती हैं कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडे की बनी होती थी जिस पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। तो प्लास्टर तो बच्चों आप जानते हो। तीसरे स्तर के लिए लाल कहते हैं कि तृतीयक जो काल है उसके घरों में कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इसमें घर थे वो ईंटों के नाले गंदे पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और वल्ले कूप का इस्तेमाल कुआं और मल की निकासी के लिए गर्त दोनों ही रूपों में किया जाता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि ये कंटेंट आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट में ज़रूर मददगार साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप चैनल पे नए हैं, बिगनर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।